नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है कक्षा 10वीं की ज्योमेट्री की किताब का वो अध्याय जो कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा डराता है और कुछ को बहुत पसंद आता है। चैप्टर 5 निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और हमारा मिशन आज बिल्कुल साफ है। 2026 की महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षा के लिहाज से इस चैप्टर को पूरी तरह से समझना। हम सिर्फ फॉर्मूले नहीं रटेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि कौन सा सवाल किस तरीके से हल करना है और परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। बिल्कुल, हमने इस चैप्टर को एक जासूस की टूल किट की तरह देखा है। इसमें 3 मुख्य औजार हैं। पहला, दूरी नापने का रूलर यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। दूसरा, किसी रास्ते पर सही जगह खोजने वाला जीपीएस यानी सेक्शन फॉर्मूला। और तीसरा, रास्ते की ढलान और दिशा बताने वाला कंपास यानी स्लोप। बहुत बढ़िया एनोलॉजी है। तो चलिए सबसे पहले अपना रूलर उठाते हैं। चलिए ठीक है, तो हमारा पहला टूल है प्रैक्टिस सेट 5.1 का हीरो दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये देखने में थोड़ा लंबा लगता है, पर इसके पीछे का आइडिया काफी दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि ये कोई नया फॉर्मूला है ही नहीं। ये असल में पाइथागोरस थ्योरम का ही एक, आप कह सकती हैं, डिगीजे रूप है। अच्छा। हाँ, आप बस कल्पना कीजिए कि ग्राफ पर 2 बिंदुओं के बीच एक समकोण त्रिभुज एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है। x2 माइनस x1 उस त्रिभुज का आधार है और y2 माइनस y1 उसकी ऊंचाई। ओके। और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी उसका कर्ण यानी हाइपोटेनस है। तो ये फॉर्मूला बस उसी कर्ण की लंबाई निकालने का एक शॉर्टकट है। अरे वाह, इस तरह से देखने पर यह फॉर्मूला तो अचानक बहुत आसान लगने लगता है। तो ये शुरुआती सवाल होते हैं, उनमें तो बस 2 पॉइंट्स दिए होते हैं और हमें सीधे सीधे वैल्यूज डालकर दूरी निकालनी होती है। हाँ, वो तो वार्म अप सवाल है, लेकिन असली जासूसी का काम तब शुरू होता है जब आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कुछ साबित करने के लिए करना पड़ता है। जैसे एक बहुत ही आम सवाल है जहां 3 पॉइंट्स देकर पूछा जाता है कि क्या वे समरेख हैं। समरेख यानी एक ही सीधी लाइन में है। बिल्कुल, कोलिनियर। हाँ, ये सवाल मैंने देखा है। इसमें हमें 3 बार दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहले 2 पॉइंट्स के बीच, फिर अगले 2 के बीच और फिर पहले और आखिरी के बीच। ये काफी लंबा और थकाऊ लगता है और कैलकुलेशन में गलती होने की गुंजाइश भी बहुत है। क्या इसका कोई और स्मार्ट तरीका नहीं है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये तरीका वाकई लंबा है और हाँ, एक बहुत ही स्मार्ट और तेज तरीका है, लेकिन वो हमारे तीसरे टूल यानी स्लोप में छिपा है। अच्छा, तो उस पर हम बाद में आएंगे। अभी के लिए ये याद रखें कि दूरी सूत्र से इसे हल करने का तरीका है किन्हीं 2 छोटी दूरियों का योग तीसरी सबसे बड़ी दूरी के ठीक बराबर आना चाहिए। अगर जरा सा भी फर्क है तो वो बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं है। समझ गया, सटीकता या बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और तरह का सवाल है जो थोड़ा घुमाकर पूछा जाता है। एक्स एक्सिस पर वो बिंदु ढूंढो जो 2 दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर हो। ये एक क्लासिक एग्जामिनर का पसंदीदा सवाल है। यहाँ पर बस एक छोटा सा लॉजिक पकड़ना होता है। क्या? एक्स एक्सिस पर किसी भी बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 यानी 0 होता है, तो हम उस बिंदु को x, 0 मान सकते हैं। अच्छा, अब सवाल आसान हो गया। हमें बस उस बिंदु की दूरी दोनों दिए गए बिंदुओं से निकालकर उन्हें बराबर रख देना है। PA बराबर PB या फिर PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करने से रूट हट जाता है और कैलकुलेशन आसान हो जाती है। और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल आकृतियों को पहचानने में भी होता है ना? जैसे ये साबित करना कि दिए गए बिंदु एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं या एक वर्ग बनाते हैं। बिल्कुल, ये दूरी सूत्र का सबसे पावरफुल एप्लीकेशन है। चाहे आपको समबाहु त्रिभुज साबित करना हो जिसके लिए तीनों भुजाएं बराबर दिखानी होंगी, या एक समचतुर्भुज रोम्बस साबित करना हो जिसके लिए भी चारों भुजाएं बराबर दिखानी होंगी, तरीका एक ही है। सभी भुजाओं की लंबाई निकालो। हाँ, सभी भुजाओं की लंबाई दूरी सूत्र से निकालो और देखो कि वे उस आकृति की शर्तों को पूरा करती हैं या नहीं। अगर आप इस एक स्किल में महारत हासिल कर लेते हैं तो 3 से 4 मार्क्स पक्के हैं। तो अब जब हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी नापना सीख गए हैं, तो अगला सवाल मन में आता है, उन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के बीच के बिंदुओं का क्या? मान लीजिए मुझे ठीक आधी दूरी पर या 1/3 रास्ते पर एक बिंदु खोजना है।
और आपका यही सवाल हमें हमारी टूलकिट के दूसरे औजार, हमारे जीपीएस यानी विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला पर ले आता है। यही प्रैक्टिस सेट 5.2 का मूल मंत्र है। ये फॉर्मूला हमें किसी भी रेखाखंड पर उस बिंदु के निर्देशांक बताता है जो उसे दिए गए अनुपात, मान लीजिए m के n में बांटता है। इसका फॉर्मूला है P of x, y is equal to mx2 plus nx1 m plus n my2 plus ny1 m plus n। इसमें भी शुरुआती सवाल सीधे होते हैं, जहां बिंदु और अनुपात दिया होता है और हमें बस P के निर्देशांक खोजने होते हैं। हाँ, वो फॉर्मूले की प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन ज्यादा मजेदार और दिमागी कसरत वाला सवाल वो होता है जहाँ इसका उल्टा पूछा जाता है। उल्टा मतलब आपको वो बिंदु दे दिया जाता है जो रेखा को बांट रहा है और आपसे पूछा जाता है कि वो किस अनुपात में बांट रहा है। लेकिन फॉर्मूले में तो m और n दो अननोन्स हैं। हम एक समीकरण से दो चीजें कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ तो मामला फंस गया। यही तो इस सवाल का मजा है। यहाँ एक बहुत चालाक ट्रिक काम आती है। हम अनुपात को m.n मानने की बजाय k.1 मान लेते हैं। k.1। हाँ, इससे हमारे पास सिर्फ एक अज्ञात k रह जाता है। अब हम विभाजन सूत्र का उपयोग करके x या y निर्देशांक के लिए समीकरण बनाते हैं, उसे हल करके k का मान निकालते हैं और वही हमारा अनुपात होता है। ये एक ऐसा तरीका है जो परीक्षा में आपका बहुत समय बचा सकता है। ये तो बहुत काम की ट्रिक है। इसी से जुड़ा हुआ मध्य बिंदु सूत्र यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला भी है, जो काफी आसान लगता है। वो इसलिए आसान है क्योंकि वो विभाजन सूत्र का ही एक स्पेशल केस है। मध्य बिंदु का मतलब है कि अनुपात 1.1 है। अच्छा। जब आप फॉर्मूले में m और n की जगह 1 डालते हैं तो आपको मिलता है सबसे सरल फॉर्मूला x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2। जैसे किसी वृत्त के व्यास के दो छोर दिए हों तो उसका केंद्र हमेशा व्यास का मध्य बिंदु होता है। और एक सेंट्रॉइड फॉर्मूला भी है, gx, y is equal to x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3। ये सेंट्रॉइड क्या होता है आसान भाषा में? आसान भाषा में सेंट्रॉइड किसी त्रिभुज का संतुलन बिंदु या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अगर आप कार्डबोर्ड का एक त्रिभुज काट कर उसे अपनी उंगली पर संतुलित करना चाहें तो जिस बिंदु पर वो टिकेगा वही सेंट्रॉइड है। ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो 1 या 2 मार्क्स के लिए अक्सर पूछ लिया जाता है। इस प्रैक्टिस सेट में एक और सवाल है जो मुझे हमेशा थोड़ा मुश्किल लगता था। एक रेखाखंड के त्रिभाजन यानी ट्राइसेक्शन वाला, उसे 3 बराबर हिस्सों में बांटने वाले बिंदु खोजना। वो असल में मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा लंबा है। वो विभाजन सूत्र की आपकी समझ को परखता है। सोचिए, अगर एक रेखा AB को 2 बिंदु P और Q 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो बिंदु P पूरी रेखा AB को 1:2 के अनुपात में बांट रहा है। अच्छा, 1:2। और बिंदु Q उसे 2:1 के अनुपात में। तो आपको बस विभाजन सूत्र को 2 बार इस्तेमाल करना है, एक बार 1:2 के अनुपात के लिए और दूसरी बार 2:1 के अनुपात के लिए। अच्छा, तो ये एक ही सवाल में 2 सवालों का पैकेज है। चलिए, अब हम अपने तीसरे और आखिरी टूल कंपास पर आते हैं, जो हमें दिशा और ढलान के बारे में बताएगा, यानी प्रैक्टिस सेट 5.3 का स्लोप। और याद है आपने पूछा था कि 3 बिंदुओं को समरेख साबित करने का कोई आसान तरीका है? हाँ, बिल्कुल। वो तरीका यही है स्लोप। स्लोप का सीधा सा मतलब है किसी रेखा का झुकाव या उसकी खड़ाई। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पहाड़ी के बारे में सोचना। पहाड़ी? वो कैसे? देखिए, अगर आप एक सीधी खड़ी पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं तो उसका स्लोप बहुत ज्यादा यानी एक बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा। अगर आप समतल जमीन पर चल रहे हैं तो कोई झुकाव नहीं है, यानी स्लोप 0 है। सही बात है। और अगर आप पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं तो स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप का फॉर्मूला हमें बस इसी झुकाव को एक नंबर में बताता है। बेहतरीन एनालॉजी है। और इसके 2 फॉर्मूले हैं ना, एक कोण यानी एंगल के साथ m is equal to tan थीटा और दूसरा 2 बिंदुओं के साथ m is equal to y2 y1 x2 x1। बिल्कुल। अब वापस उस समरेख वाले सवाल पर आते हैं। अगर 3 बिंदु A, B, C एक ही सीधी रेखा पर है तो इसका मतलब है कि रेखा AB का झुकाव और रेखा BC का झुकाव बिल्कुल एक जैसा होगा। तो हमें बस ये साबित करना है कि स्लोप AB बराबर है स्लोप BC के। इसमें दूरी सूत्र की तरह 3 लंबे कैलकुलेशंस और फिर उन्हें जोड़ने का झंझट नहीं है। ये बहुत तेज और एलिगेंट तरीका है। वाकई ये तो बहुत बेहतर है। तो स्लोप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमें रेखाओं के बीच के रिश्ते के बारे में बताता है।
जैसे समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम साबित करने वाले सवाल में इसका इस्तेमाल कैसे होता है? समांतर चतुर्भुज की परिभाषा में ही इसका जवाब छिपा है। उसकी सम्मुख भुजाएं ऑपोजिट साइड्स समांतर यानी पैरेलल होती हैं। हाँ। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सुनहरा नियम है, अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनका स्लोप हमेशा बराबर होगा। अच्छा, तो चतुर्भुज ABCD को समांतर चतुर्भुज साबित करने के लिए हमें बस ये दिखाना है कि AB का स्लोप CD के स्लोप के बराबर है और BC का स्लोप AD के स्लोप के बराबर है। 4 छोटे स्लोप कैलकुलेशंस और हमारा काम हो गया। एकदम सही। ये ज्योमेट्री की एक विजुअल प्रॉपर्टी को अंकों की मदद से साबित करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी तरह के सवाल आते हैं जहां आपको K जैसा कोई अज्ञात मान खोजना होता है। आपको बता दिया जाएगा कि 2 रेखाएं समांतर हैं और आपको बस उनके स्लोप को बराबर रखकर K के लिए समीकरण हल करना होगा। ये बीजगणित और ज्यामिति का एक सुंदर मिश्रण है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को संक्षेप में देखें तो इस अध्याय में महारत हासिल करने के लिए हमें अपने 3 जासूसी औजारों को समझना है। दूरी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, किसी रेखा पर जगह खोजने के लिए सेक्शन फॉर्मूला और दिशा और रिश्ता समझने के लिए स्लोप। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझना है कि किस काम के लिए कौन सा औजार इस्तेमाल करना है। समरेख बिंदु साबित करने हैं, स्लोप का इस्तेमाल करें, वो ज्यादा तेज है। चतुर्भुज का प्रकार पता करना है, दूरी सूत्र और स्लोप दोनों काम आ सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि क्या साबित करना है। इन फॉर्मूलों को याद करने से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि उन्हें कब और कैसे लागू करना है। आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ X और Y के बारे में नहीं है। ये एक भाषा है जो हमें तस्वीरों और आकृतियों को नंबरों की दुनिया में समझने और उनके साथ काम करने की ताकत देती है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक पुल है जो उस ज्यामिति को जोड़ता है जिसे हम देख सकते हैं और उस बीजगणित से जिसे हम हल कर सकते हैं। हमने देखा कि कैसे ये फॉर्मूले बिंदुओं और रेखाओं के बीच के रिश्ते को संख्याओं में बयां करते हैं। अब इस पर विचार करने के लिए एक बात यह है कि हम जो वीडियो गेम्स खेलते हैं उनमें कैरेक्टर एक जगह से दूसरी जगह तक जो रास्ता तय करता है, या गूगल मैप्स जो हमें सबसे छोटा रास्ता दिखाता है, क्या वो सब इन्हीं मूल सिद्धांतों का एक बहुत ही उन्नत रूप नहीं है? और जीपीएस पर दिखने वाला हर रास्ता सब कुछ इन्हीं निर्देशांकों और रेखाओं के खेल पर आधारित है। हर एक मूवमेंट को हजारों कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके प्लॉट किया जाता है। हर रास्ते की ढलान को स्लोप से तय किया जाता है। यह अध्याय हमें उस विशाल और रोमांचक दुनिया की बस एक छोटी सी झलक देता है।